सोचिए, बहुत ही मुश्किल सा वीडियो गेम है। मतलब आपने महीनों की मेहनत की है, रातों की नींद खराब की है और हर एक लेवल बहुत ही ध्यान से पार किया है। फिर अंत में ना उस गेम के सबसे बड़े बॉस को हराने का पल आता है। हाँ, वो फाइनल स्टेज जहाँ सबसे ज्यादा टेंशन होती है। बिल्कुल। आपकी उंगलियां कंट्रोलर पे एकदम तेज चल रही हैं, दिल की धड़कन पूरी तरह से बढ़ी हुई है और बूम, फाइनली वो विलेन हार जाता है। लेकिन पता है क्या, जैसे ही वो जीत मिलती है, स्क्रीन पर कोई बड़ा जश्न नहीं होता। कोई आतिशबाजी नहीं होती है ना। एकदम सही। बस एक काली स्क्रीन आ जाती है सामने और उस सन्नाटे में ना अंदर से एक अजीब सा कह सकते हैं डरावना खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मन खुद से ही पूछ रहा हो कि बस इतना ही था, अब आगे क्या। देखिए, ये जो खालीपन की फीलिंग है ना, ये असल में मानव मनोविज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। मतलब इंसान हमेशा ये उम्मीद करता है कि किसी बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करने के बाद कोई जादुई एहसास होगा, लाइक खुशी का कोई परमानेंट धमाका होगा। हाँ, कि लाइफ सेट हो जाएगी हमेशा के लिए। बिल्कुल, लेकिन असलियत में उस जीत के कुछ ही मिनटों बाद एक अजीब सी उदासी घेर लेती है और इस स्थिति को समझना आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, मैं पूरी तरह अग्री करती हूँ। और यही वो सटीक भावना है जो आज की हमारी इस गहन चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं ना, वो स्टीवन बार्टलेट की किताब हैप्पी सेक्सी मिलियनेयर के इर्द गिर्द घूमता है। बहुत ही शानदार किताब है। स्टीवन की कहानी ना कोई आम कहानी नहीं है। मतलब महज 25 साल की उम्र में इस इंसान ने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर ली जिसकी कीमत करोड़ों में थी। सोचिए, एक दिन वो बोर्डरूम में बैठे थे, कागजों पर साइन किए और अचानक उनके बैंक अकाउंट में वो रकम आ गई जिसे देखकर लोग पागल हो जाते हैं, जिसे आज की दुनिया अल्टीमेट सक्सेस मानती है। एग्जैक्टली। बेहिसाब पैसा, शोहरत, महंगी गाड़ियां और ताकत, सब कुछ था उनके पास। लेकिन स्टीवन ने उस पल के बारे में जो लिखा है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने कहा कि उस दिन उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे गहरा खालीपन और डिप्रेशन महसूस हुआ। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। हाँ, तो आज हमारा मिशन इसी पहेली को सुलझाना है। अगर करोड़ों रुपए और शोहरत पाकर भी इंसान खुश नहीं है, तो फिर हम सब हर सुबह उठकर आखिर किस अंधी रेस में भाग रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस इंसान को खुद से पूछना चाहिए जो बस कामयाबी के पीछे भाग रहा है। स्टीवन का वो जो बोर्डरूम वाला पल था ना, वो सिर्फ उनकी इंडिविजुअल कहानी नहीं है। ये एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल फिनोमेनन का उदाहरण है। इसे मनोविज्ञान में अराइवल फैलेसी या मंजिल का भ्रम कहते हैं। अराइवल फैलेसी मतलब ऐसा भ्रम कि पहुंच गए तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे आधुनिक समाज ने ना एक झूठा नैरेटिव सेट कर दिया है जहां बाहरी सफलता यानी जो एक्सटर्नल अचीवमेंट्स होती हैं उनको सीधा आंतरिक शांति के साथ जोड़ दिया गया है। हमें लगता है कि बाहर की दुनिया में चीजें ठीक करने से अंदर की दुनिया अपने आप शांत हो जाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है ना? एकदम नहीं। असल में इन दोनों का आपस में कोई सीधा कनेक्शन है ही नहीं। ये अराइवल फैलेसी वाली बात बहुत दिलचस्प है। मतलब हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपनी पूरी जिंदगी एक होल्डिंग पैटर्न में बिता देते हैं। उनकी सोच कुछ ऐसी होती है कि जिस दिन मेरे पास वो बड़ा घर होगा तब मैं खुश हूंगा, या फिर जब मुझे वो प्रमोशन मिलेगा तब मेरी जिंदगी असल में शुरू होगी। हाँ, वो एक शर्त लगा देते हैं खुशी पर। लेकिन जब वो घर मिल जाता है तो कुछ ही दिनों बाद उसकी खुशी गायब हो जाती है। मुझे ना ये किसी स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा लगता है। सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे? मतलब इंसान सोचता है कि नया अपडेट इंस्टॉल होते ही फोन की स्क्रीन पर जो दरार पड़ी है वो ठीक हो जाएगी। अब अपडेट तो आ जाता है, नए फीचर्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो जो दरार है ना, यानी अंदर का जो खालीपन है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही सटीक है। तो मैं ये सोच रही थी कि ऐसा क्यों है, हमारा दिमाग इस मुझे और चाहिए वाले लूप में हमेशा फंसा क्यों रहता है? इसके पीछे की असली वजह को समझने के लिए ना हमें थोड़ा इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी यानी जो मानव विकास का विज्ञान है उसमें जाना होगा। हमारे दिमाग का जो डोपामाइन सिस्टम है वो हमें खुश रखने के लिए नहीं बना है। अच्छा, तो फिर किस लिए बना है? वो हमें जिंदा रखने के लिए बना है। सोचिए, हजारों साल पहले अगर एक आदि मानव कोई शिकार करके ये सोच लेता कि बस अब मैं हमेशा के लिए खुश और संतुष्ट हूं, तो क्या होता? तो शायद वो अगले दिन शिकार करने ही नहीं जाता। बिल्कुल, और वो भूख से मर जाता।
तो प्रकृति ने हमारे दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम किया है कि जैसे ही हमें कोई चीज मिलती है, हमारा डोपामाइन लेवल वापस गिर जाता है और हम किसी नई चीज की तलाश में निकल पड़ते हैं। सर्वाइवल के लिए ये जरूरी था। ओहो, मतलब असंतुष्ट रहना हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है। ये तो बड़ा निराशाजनक लगता है सुनने में। अगर ऐसा है तो फिर इस रेस से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या हम बस बिना लक्ष्यों के चुपचाप बैठ जाएं? नहीं नहीं, लक्ष्यों का होना गलत नहीं है। गोल्स तो इंसान को आगे बढ़ाते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब इंसान अपनी पूरी पहचान, यानी जो उसकी आइडेंटिटी है, उसको उन उपलब्धियों के साथ चिपटा लेता है। मतलब अपने काम को ही अपनी पहचान बना लेना? हाँ, जब कोई सोचता है कि मैं वो इंसान हूं जो इस कंपनी का सीईओ है, तो वो एक बहुत बड़े खतरे में जी रहा है, क्योंकि जिस दिन वो कुर्सी नहीं रहेगी, उस इंसान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। स्टीवन के साथ भी यही हुआ था। हाँ, उन्होंने मान लिया था कि वो करोड़ों की कंपनी ही उनका वजूद है। माइंडसेट है। अगर इस पल में जो काम किया जा रहा है उसमें संतुष्टि नहीं है, तो भविष्य में मिलने वाला कोई भी इनाम उस खालीपन को नहीं भर सकता। ये बहुत ही गहरी बात है। और अगर हम आज के समय में ध्यान से देखें तो इस असंतोष की आग में पेट्रोल डालने का काम सोशल मीडिया कर रहा है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया एक हाईलाइट रील है, जहां लोग सिर्फ अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन फिल्टर किए हुए पल दिखाते हैं। हाँ, वो बिहाइंड द सीन्स कभी नहीं दिखाते। बिल्कुल, ये बात तो अब काफी पुरानी हो चुकी है। लेकिन स्टीवन की किताब में जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो है वैलिडेशन एडिक्शन का कॉन्सेप्ट। मतलब लोग सिर्फ तस्वीरें शेयर नहीं कर रहे हैं, वो असल में अपनी कीमत तय करने का जो अधिकार है वो अजनबियों के हाथों में सौंप रहे हैं। और इस वैलिडेशन एडिक्शन को गहराई से समझना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, इंसान बुनियादी तौर पर एक ट्राइबल जीव है, मतलब कबीले में रहने वाला। डुनवार्स नंबर के सिद्धांत के अनुसार हमारा दिमाग सिर्फ 150 लोगों के सामाजिक घेरे को प्रोसेस करने के लिए बना है। सिर्फ 150 लोग, उससे ज्यादा नहीं? हाँ, प्राचीन काल में अगर आपके कबीले के वो 150 लोग आपको पसंद नहीं करते थे, तो वे आपको कबीले से बाहर निकाल देते थे, जिसका सीधा मतलब था मौत, क्योंकि अकेले जंगल में सरवाइव करना नामुमकिन था। ओहो, तो दूसरों से अप्रूवल पाना हमारे लिए जीवन और मृत्यु का सवाल रहा है। बिल्कुल। लेकिन आज क्या हुआ है? सोशल मीडिया ने हमारी इस जैविक जरूरत को हैक कर लिया है। अब हमारा दिमाग 150 लोगों का नहीं, बल्कि लाखों अजनबियों का अप्रूवल मांग रहा है। जब किसी पोस्ट पर लाइक आता है तो दिमाग को लगता है कि हाँ, मैं सुरक्षित हूं। और जब कोई इग्नोर करता है तो अवचेतन मन को लगता है कि मुझे कबीले से बाहर निकाला जा रहा है। ये तो सच में डरावना है। एकदम। वो रिजेक्शन की फीलिंग सीधे हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को ट्रिगर करती है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या तारीफ पाना गलत है? मतलब अगर किसी को अच्छा लगता है कि 10 लोग उसके काम की या उसके कपड़ों की तारीफ कर रहे हैं, तो इसमें क्या नुकसान है? ये तो इंसान की बुनियादी फितरत है ना। तारीफ पाना बिल्कुल गलत नहीं है, वो तो एक अच्छी फीलिंग है। नुकसान तब होता है जब ये चाहत एक एडिक्शन यानी लत बन जाती है। और आपको पता है, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स इसी लत को पैदा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अच्छा, वो कैसे काम करते हैं? इसे मनोविज्ञान में वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल कहते हैं। ये बिल्कुल कसीनो की स्लॉट मशीन की तरह काम करता है। इंसान को पता नहीं होता कि अगले बार पोस्ट करने पर 10 लाइक मिलेंगे या 1000। इसी अनिश्चितता की वजह से डोपामाइन और ज्यादा रिलीज होता है। बाप रे, इसे सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अपनी सेल्फ वर्थ या आत्मसम्मान को एक बहुत ही वॉलेटाइल शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दिया हो। ये शेयर बाजार वाली बात आपने बहुत सही पकड़ी है। मतलब जब मार्केट यानी दुनिया का ध्यान ऊपर जाता है तो इंसान खुद को राजा समझता है, और जब मार्केट गिरता है तो वो सीधा डिप्रेशन में चला जाता है। अगर किसी की खुशी की चाबी एक ऐसे एल्गोरिदम के पास है जिससे वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता, तो वो इंसान कभी इमोशनली स्टेबल नहीं रह पाएगा। एकदम सच कहा आपने। और इसी अस्थिरता से बचने के लिए ना, इंसान एक और झूठ का सहारा लेता है। समाज ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि इस अस्थिर दुनिया में सुरक्षा और वैलिडेशन का बस एक ही सबसे बड़ा पैमाना है। और वो पैमाना क्या है? पैसा। हमें लगता है कि अगर हम बहुत सारा पैसा कमा लें तो हम इस कंपैरिजन ट्रैप से बाहर निकल जाएंगे और दुनिया हमें हमेशा के लिए वैलिडेशन दे देगी। पैसा, ये वो चीज है जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूम रही है ना? लेकिन इस किताब में पैसे और खुशी के रिश्ते को जिस तरह से तोड़ा गया है वो सच में आंखें खोलने वाला है। हाँ, स्टीवन ने इस पर बहुत गहराई से बात की है। अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हर कोई उसी के पीछे अंधाधुंध भाग रहा है।
विज्ञान और डेटा के नजरिए से देखें तो जब इंसान की बुनियादी जरूरतें जैसे साफ पानी, अच्छा खाना, सिर पर एक सुरक्षित छत और इलाज पूरी हो जाती हैं, तो उसके बाद आने वाला हर एक एक्स्ट्रा रुपया उतनी खुशी नहीं देता। इसे अर्थशास्त्र में ईस्टर्लिन पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। मतलब एक निश्चित आय के बाद पैसे का खुशी से जो सीधा संबंध है वो टूटने लगता है। तो पैसा खुशी बढ़ाता क्यों नहीं है फिर? इसे ऐसे समझना चाहिए, पैसा अपने आप में कोई खुशी पैदा करने वाली मशीन नहीं है। पैसा सिर्फ एक टूल है, एक साधन है जो दुख देने वाली चीजों को हटाता है। अगर किसी के पास पैसा है तो उसे बिल चुकाने की चिंता नहीं होती, उसे इलाज के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़ता। मतलब पैसा जिंदगी के रास्ते से बड़े बड़े पत्थरों को हटा देता है। एग्जैक्टली। लेकिन जब रास्ता साफ हो जाता है तो उस रास्ते पर चलना कैसे है, उस सफर का मजा कैसे लेना है, ये पैसा नहीं सिखा सकता। समस्या तब आती है जब लोग पैसे को साधन की जगह खुद मंजिल मान लेते हैं। ये बात मुझे एक वीआईपी पास की तरह लगती है। वीपी पास वो कैसे? मान लीजिए किसी बहुत बड़े म्यूजिक फेस्टिवल का पास है आपके पास। वो वीआईपी पास इंसान को लंबी लाइनों से बचा लेगा, उसे एक साफ वॉशरूम दे देगा और शायद खाने की एक अच्छी टेबल भी दिला देगा। हाँ, वो कन्वीनियंस तो मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन अगर स्टेज पर जो बैंड बज रहा है उसका संगीत ही बहुत बेसुरा और खराब है, तो वो लाखों का वीआईपी पास उस संगीत को अच्छा नहीं बना सकता ना। जिंदगी का संगीत कैसा है ये बैंक बैलेंस से तय नहीं होता। वाह, ये वीआईपी पास वाली एनालॉजी बहुत दिलचस्प है और एकदम पॉइंट पर है। लेकिन मैं इसमें ना एक और लेयर जोड़ना चाहूंगा। असली खतरा सिर्फ उस पास का होना नहीं है। तो असली खतरा क्या है? खतरा त्राभिर पूरा समाज ये तय करने लगे कि इंसान की अपनी कीमत इस बात पर निर्भर है कि उसके पास कौन से लेवल का वीआईपी पास है। लोग उस बेसुरे संगीत वाले फेस्टिवल का मजा नहीं ले रहे होते, वो बस इसलिए वहां खड़े रहते हैं ताकि दुनिया देख सके कि उनके गले में एक महंगा वीआईपी पास लटक रहा है। अरे बाप रे, मतलब वो सिर्फ शो ऑफ के लिए वहां है। हाँ, ये अंतहीन लालच का धंधा है। इंसान सिर्फ इस होड़ में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है कि उसका बैंक बैलेंस उसके पड़ोसी से ज्यादा होना चाहिए। और इसी लालच ने हमारे समाज में एक नई और बहुत ही खतरनाक बीमारी को जन्म दिया है, जिसे हम हसल कल्चर कहते हैं। हसल कल्चर आज के जमाने में तो ये एक नए धर्म की तरह बन गया है। मतलब अगर कोई इंसान दिन में 18 घंटे काम नहीं कर रहा, अपनी नींद की बलि नहीं दे रहा, तो उसे महसूस कराया जाता है कि वो अपनी जिंदगी बस बर्बाद कर रहा है। हाँ, वो गिल्ट ट्रिप पे डाल देते हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि जब तक खून पसीना एक न हो जाए तब तक रुकना नहीं है, सोते हुए भी पैसे कमाने हैं। लेकिन इस अंधी दौड़ का इंसान के शरीर और दिमाग पर जो असर होता है वो सच में भयानक है। देखिए, हसल कल्चर की सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि ये इंसान को एक मशीन समझता है। ये पूरी तरह से भूल जाता है कि हमारे शरीर की एक फिजियोलॉजिकल लिमिट है। जब इंसान लगातार स्ट्रेस में काम करता है तो उसका शरीर हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है। फाइट और फ्लाइट मोड मतलब शरीर हमेशा खतरे में महसूस करता है। हाँ, और इसकी वजह से कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन लगातार शरीर में बहता रहता है। हमारा शरीर शॉर्ट टर्म स्ट्रेस झेल सकता है, लेकिन सालों तक ये हार्मोन बहता रहे तो एक समय के बाद इंसान बर्नआउट का शिकार हो जाता है। और बर्नआउट सिर्फ थकान नहीं है ना? एकदम नहीं। बर्नआउट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको नींद आ रही है या आप फिजिकली थक गए हैं। बर्नआउट एक पूरा सिस्टम फेलियर है। ये एक गहरी भावनात्मक थकावट है, जहां जिंदगी से सारी खुशी, सारा उत्साह और काम करने की सारी इच्छा ही खत्म हो जाती है। इंसान अंदर से पूरी तरह खाली हो जाता है। और मुझे लगता है इस बर्नआउट को सबसे ज्यादा बढ़ाने में एक बहुत बड़ा हाथ होता है ओवरथिंकिंग का। मतलब भविष्य की चिंताएं इंसान को अंदर ही अंदर खाए जाती हैं। ओवरथिंकिंग तो जैसे आज के जमाने की सबसे कॉमन बीमारी बन गई है। हाँ, मुझे लगता है कि ओवरथिंकिंग किसी कार के इंजन को न्यूट्रल गियर में रख के लगातार एक्सेलरेटर दबाने जैसा है। मतलब इंजन बहुत तेज आवाज करता है, सारा फ्यूल भी जल जाता है, लेकिन गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। ये बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने, है ना? इंसान सिर्फ अपने दिमाग में दौड़ता रहता है, सोच सोच कर थक जाता है और वास्तविकता में वहीं का वहीं खड़ा रहता है। सही। तो मेरा सवाल ये है कि अनिश्चितता के इस डर और ओवरथिंकिंग के इस लूप से आखिर बाहर कैसे निकला जाए? देखिए, इस डर से बाहर निकलने के 2 बहुत ही शक्तिशाली तरीके हैं जो सुतुम में बताए गए हैं। पहला है एक्शन, यानी कदम उठाना। हमारा दिमाग ना हमेशा खाली जगहों को डरावनी कहानियों से भर देता है। जब हम सिर्फ सोचते रहते हैं तो दिमाग कहता है कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा। हाँ, वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करने लगता है। बिल्कुल।
लेकिन जब इंसान कोई छोटा सा कदम उठाता है, कोई एक्शन लेता है, तो उसे एहसास होता है कि वास्तविकता उतनी डरावनी नहीं है जितनी दिमाग ने कल्पना की थी। एक्शन क्लैरिटी लाता है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा और सबसे अहम तरीका जो अक्सर लोगों को चौंका देता है वो है शांत बैठना, यानी साइलेंस। शांत बैठना? आज के जमाने में तो शांति लोगों को सबसे ज्यादा डराती है। मतलब अगर किसी के पास 5 मिनट के लिए फोन ना हो और बैकग्राउंड में कोई नॉइज ना हो, कोई टीवी ना चल रहा हो, तो लोग बेचैन हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम शोर के पूरी तरह से आदी हो चुके हैं। लोग लगातार पॉडकास्ट सुनते हैं, म्यूजिक चलाते हैं या बस बेतहाशा सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। और पता है क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें अपने खुद के विचार ना सुनने पड़े। ओहो, मतलब हम खुद से ही भाग रहे हैं। एग्जैक्टली। हसल कल्चर असल में एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स बन चुका है। लोग लगातार इसलिए काम कर रहे हैं ताकि उन्हें अकेले में बैठकर अपने अंदर के उस खालीपन का सामना न करना पड़े। लेकिन जब तक कोई इंसान डिजिटल दुनिया के इस शोर से कटकर शांति में बैठकर अपने खुद के विचारों का सामना नहीं करता, तब तक वो कभी अपनी मानसिक स्थिति को ठीक नहीं कर सकता। ये बहुत ही गहरी और कह सकते हैं कुछ हद तक चुभने वाली बात है। हम सब खुद से भाग रहे हैं, लेकिन अगर हम इस थकावट और भागदौड़ से रुकते हैं तो फिर समाधान क्या है? इंसान को वास्तव में सुकून किस चीज से मिलता है? जो एनालिसिस हमारे सामने है वो इस बात पर बहुत जोर देता है कि जीवन की जो सबसे मूल्यवान चीजें हैं वो पूरी तरह से मुफ्त होती हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सच है कि सफलता की इस अंधी रेस में इंसान सबसे पहले इन्हीं मुफ्त चीजों की बलि चढ़ाता है। लोग समाज में खुद को ताकतवर और परफेक्ट दिखाने के लिए एक नकाब पहन लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी कमजोरियां, अपने डर या अपनी असली भावनाएं किसी को बता दी तो लोग उन्हें जज करेंगे, उन्हें कमजोर समझेंगे। हाँ, वो वल्नरेबल होने से डरते हैं। बिल्कुल। लेकिन असल में ये जो परफेक्शन का दिखावा है ना, ये इंसान के चारों ओर दीवारें खड़ी कर देता है। कमजोरियों को छुपाने से इंसान अंदर ही अंदर बिल्कुल अकेला पड़ता जाता है। असली मानवीय जुड़ाव तब होता है जब इंसान बिना डरे वल्नरेबल होकर अपने सबसे असली रूप में सामने आए। लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़ा सामाजिक दबाव है। अगर कोई सिंपल लाइफ या सादगी भरा जीवन चुनने की बात करता है तो लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि उसमें कोई एम्बिशन या महत्वाकांक्षा ही नहीं है। समाज सादगी को हार मान लेने के रूप में क्यों देखता है? क्योंकि हमारे समाज की जो सफलता को मापने की स्केल है वो बहुत ही उथली है, शैलो है। समाज हर चीज को मैट्रिक्स में मापता है। लाइक आपके फॉलोअर्स की संख्या कितनी है, कार का ब्रांड कौन सा है, घर का साइज क्या है। सब कुछ नंबर्स का खेल है। हाँ, लेकिन सादगी का मतलब हार मानना या महत्वाकांक्षी न होना बिल्कुल भी नहीं है। सादगी का असली मतलब है इस दिखावे के सर्कस से बाहर निकल जाना। यह समझना कि दुनिया में सबसे बड़ी आजादी सिर्फ आर्थिक आजादी नहीं है, सबसे बड़ी आजादी भावनात्मक आजादी है। भावनात्मक आजादी। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्थिति जहां इंसान को ये साबित करने की जरूरत ही ना पड़े कि वह सफल है। बिल्कुल सही। भावनात्मक आजादी का मतलब है कि आपके पब्लिक पर्सोना यानी जो बाहरी दिखावा है और आपके असल रूप के बीच कोई अंतर ना हो। जब इंसान लोग क्या कहेंगे कि डर से पूरी तरह मुक्त होकर अपने फैसले लेने लगता है, तब वो वास्तव में आजाद होता है। ये तो बहुत सुकून वाली बात है। मैं ना, जब किसी को महंगी घड़ी सिर्फ इसलिए नहीं पहनने की दूसरों को इम्प्रेस करना है, बल्कि वो वक्त देखने के लिए कोई भी नॉर्मल घड़ी पहन सकता है बिना किसी झिझक के, वो सादगी की असली ताकत है। लोग क्या कहेंगे? मुझे लगता है शायद इसी एक वाक्य ने दुनिया में सबसे ज्यादा सपनों की हत्या की है। और ये सीधा जुड़ता है हमारी चर्चा के अगले पड़ाव से, जो है विफलता या फेलियर का डर। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारी शिक्षा प्रणाली और समाज ने हमारे अंदर ये बात कूट कूट कर भर दी है कि फेल होना जीवन का सबसे बड़ा दाग है। मैं कहूंगा कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खामी है। वहां गलतियां करने पर सजा मिलती है, नंबर कटते हैं। लेकिन वास्तविक जीवन में विफलता जीवन का दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ डेटा है। सिर्फ डेटा? हाँ, जब कोई इंसान कभी फेल नहीं होता तो इसका सीधा मतलब ये नहीं कि वो बहुत स्मार्ट है। इसका मतलब है कि वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर बहुत ही सुरक्षित खेल रहा है। उसने कभी कोई ऐसा रिस्क लिया ही नहीं जो उसे सच में आगे ले जा सके। डेटा मानना नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। ये तो किसी विज्ञान की प्रयोगशाला में काम करने वाले साइंटिस्ट की तरह हो गया। कैसे? मतलब अगर कोई साइंटिस्ट 2 केमिकल्स को मिलाता है और वो रिएक्शन काम नहीं करता, तो वो साइंटिस्ट जमीन पर बैठकर ये नहीं रोता कि मैं एक लूजर हूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ, वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करता। वो बस अपनी नोटबुक में लिखता है कि फॉर्मूला ए काम नहीं करता
और फिर वो फॉर्मूला बी पर काम करना शुरू कर देता है। फेलियर कोई दाग नहीं है, ये बस ये पता लगाने का तरीका है कि कौन सा रास्ता काम नहीं कर रहा। ये साइंटिस्ट वाली एनालॉजी विफलता को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जिन्होंने कभी कोई गलती नहीं की। इतिहास उन्हें याद रखता है जो बार बार फेल हुए लेकिन कभी रुके नहीं। सही बात है। और इसीलिए हमें सफलता की जो पुरानी सड़ी गली परिभाषा है ना, उसे पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। बड़ा घर, महंगी गाड़ी और सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स, अगर इन सब के बावजूद कोई इंसान रात को डिप्रेशन की गोलियां खाकर सो रहा है तो वो सफल तो बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। तो अगर हम इस पुरानी परिभाषा को फाड़ दें तो इस पूरी चर्चा और इन गहरे विश्लेषणों के बाद सफलता की वो नई परिभाषा क्या होनी चाहिए? देखिए, सफलता की ना कोई एक फिक्स्ड चेकलिस्ट नहीं हो सकती। इसे हर इंसान को अपने अंदर खोजना होगा। लेकिन अगर हम एक यूनिवर्सल परिभाषा की बात करें तो असली सफलता ये है कि क्या कोई इंसान रात को बिना किसी चिंता और ओवरथिंकिंग के गहरी और शांत नींद सो पाता है, जो आज के समय में बहुत रेयर है। बिल्कुल। और क्या उसकी जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जहां उसे कोई नकाब नहीं पहनना पड़ता, जहां वो अपने सबसे भद्दे, कमजोर और असली रूप में भी स्वीकार किया जाता है? और सबसे बढ़कर, क्या वो अपने समय का मालिक खुद है? अपने समय का मालिक होना मतलब अपनी मर्जी से चीजें करना। हाँ, अगर कोई अपनी मर्जी से अपना समय बिता सकता है और उसे ये साबित करने की चिंता नहीं है कि दुनिया उसे कैसे देख रही है, तो वो इंसान आज की दुनिया में सबसे असली अमीर है। ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट है। असली अमीरी बैंक के नंबरों में नहीं, बल्कि मन की शांति और समय की आजादी में है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। बिल्कुल, बहुत क्लैरिटी मिलती है इससे। हमने देखा कि अराइवल फैलेसी हमें भविष्य के भ्रम में फंसाए रखती है और हमारे वर्तमान को चुरा लेती है। हमने समझा कि कैसे वैलिडेशन एडिक्शन हमारी सेल्फ वर्थ को एक अस्थिर शेयर बाजार में बदल देता है। पैसा सिर्फ रास्ते के पत्थर हटा सकता है, लेकिन वो खुशी की मंजिल नहीं है। और हसल कल्चर शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। हाँ, हसल कल्चर और ओवरथिंकिंग शरीर और दिमाग को खोखला कर रहे हैं, जिसका इलाज सिर्फ एक्शन लेना और शांत बैठना है। और अंत में लोग क्या कहेंगे कि डर से बाहर निकलकर फेलियर को सिर्फ एक डेटा मानकर अपनी शर्तों पर जीना ही असली आज़ादी है। बहुत ही खूबसूरती से समेटा आपने से। शुक्रिया। अब इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए ना मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद हम सबको अपनी जिंदगी के असली मायने खोजने पे मजबूर कर दे। बिल्कुल, बताइए। कल्पना कीजिए कि कल सुबह जब हम सब सोकर उठें तो इंटरनेट से दुनिया के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ये सब हमेशा के लिए गायब हो जाएं। कोई लाइक नहीं, कोई फॉलोअर नहीं, कोई दुनिया को अपनी लाइफ दिखाने का जरिया नहीं। ये तो बहुत लोगों के लिए पैनिक अटैक जैसा होगा। हाँ, लेकिन सोचिए, क्या उस एक पल में लोगों के जीने का तरीका तुरंत बदल जाएगा? क्या हम वो महंगे कपड़े खरीदना बंद कर देंगे जो हम सिर्फ फोटो के लिए खरीदते थे? क्या उस दिन पहली बार इंसान इस भौतिक दुनिया में उन चीज़ों को खोजना शुरू करेगा जो वास्तव में बिना किसी फिल्टर के उसकी अपनी आत्मा को खुशी देती हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। शायद उस दिन हमें समझ आए कि जिंदगी के इस वीडियो गेम में असली मजा उस काली स्क्रीन वाली मंजिल में नहीं था, बल्कि रास्ते में खेले गए हर एक लेवल और बनाए गए हर एक सच्चे रिश्ते में था। आज के लिए इस डीप डाइव में बस इतना ही। सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है। मिलते हैं अगली चर्चा में।